हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन। आई एम लोकेश बोले और आज का टॉपिक है डायरेक्टिंग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज एंड दिस चैप्टर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर। तुम सबको ये बात पता होगी कि इसको लेंथीएस्ट चैप्टर की तरह कंसिडर करा जाता है क्योंकि इसमें चार एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के जिसको पढ़ना पड़ता है। पर टू बी ऑन सेफर साइड में तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि चार एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं। चार एलिमेंट्स में बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोगों ने अभी तक मिथ सुने हुए हैं। ठीक है। So I'll try to make this chapter easy for you, interesting for you. Let's learn डायरेक्टिंग शुरू करते हैं। ठीक है। सो क्या क्या है डायरेक्टिंग में देख लेते हैं जल्दी से एक बार। सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। ये डायरेक्टिंग क्या होता है? सो डायरेक्टिंग इज रिफर्स टू अ प्रोसेस और टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग, ओवरसीइंग, लीडिंग द पीपल। वो सारी चीजें जो डायरेक्टर वर्ड के आसपास आती है ना, लीडरशिप, काउंसलर, इंस्पिरेशन, गाइड, है ना, ये इंस्ट्रक्टर, ये जो डायरेक्टर के आसपास के सारे वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स वर्ड, ये याद रखना। बस तुम्हें डायरेक्टिंग के सिनोनिम्स लिखने, डायरेक्टर के सिनोनिम्स लिखने, तुम्हारे लिए पूरा इजी हो जाएगा। सो डायरेक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग, ओवरसीइंग, लीडिंग पीपल towards accomplishment of organizational goal, a common goal. It's a continuous managerial process that goes on throughout the life of the organization. हमेशा करना पड़ता है किसी न किसी को गाइड, चलते रहना होता है गाइडिंग प्रोसेस। सो मैंने बताया डायरेक्टिंग का तुम अगर मीनिंग लर्न करना है तो डायरेक्टिंग के सिनोनिम्स याद कर लो, लीडर याद कर लो, इंस्पिरेशनल याद कर लो, इंस्पिरेशनल पर्सन याद कर लो, देन काउंसलर याद कर लो, इंस्ट्रक्टर याद कर लो, ये सारी चीजें याद कर लो, यही डायरेक्टिंग होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कौन कौन से फीचर्स हैं? सो फर्स्ट फीचर ऑफ डायरेक्टिंग इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डायरेक्टिंग का। जैसे अपन ने प्लानिंग में पढ़ा था कि प्लानिंग पहला फीचर होता है, पर कोई भी फीचर, चाहे प्लानिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे कोई भी फीचर हो, विदाउट डायरेक्टिंग स्टार्ट नहीं होता। देखो पहला फीचर होगा नो डाउट कि प्लानिंग ही पहले करना होता है, बट डायरेक्टिंग कोई भी काम को शुरू कराता है। सो जो एक्शन है वो विदाउट डायरेक्टिंग, विदाउट लीडर, विदाउट अ पर्सन जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा है, एक्टिविटी संभाल रहा है, उसके बिना शुरू नहीं हो सकता। वो एक पर्सन नहीं होता, वो ग्रुप ऑफ पर्सन अलग अलग लेवल पे अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं। पर इस फंक्शन के बिना, डायरेक्टिंग के बिना ये काम पॉसिबल नहीं है। फिर है इट्स कंटिन्यूइंग फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। सो डायरेक्टिंग जिसे बताया थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेवर एंड्स। कभी कभी ऐसा हो सकता है प्लानिंग चलो यार अभी नहीं होगी, कुछ टाइम बाद हम इसका फीडबैक लेंगे, हमने आज करा, विल टेक 2 और 3 months टू टेक द फॉलोअप, हमने 1 महीने का टाइम लिया, यहाँ पे गैप आ सकता है। बट डायरेक्टिंग इज वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस, देयर इज नो गैप। रीजन बीइंग दीज डेज डायरेक्टर्स आर पार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। तो डायरेक्टर्स अब ऐसा नहीं रह गया कि लीडर था पहले उन्होंने बोल दिया छोड़ दिया, काम नहीं। अब दे हैव टू परफॉर्म द टास्क देमसेल्व्स एज वेल। खुद को भी परफॉर्म करना होता है, खुद को भी पार्ट प्ले करना होता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। जैसे मैंने अभी बताया, ऐसा नहीं होगा कि एक टॉप बॉस होगा वही डायरेक्टर, हर लेवल पे डायरेक्टिंग होती है, हर लेवल पे काउंसलिंग होती है, हर लेवल पे गाइडेंस होता है, हर लेवल पे सब कुछ होता है। चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे वो सुपरविजन लेवल हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर लेवल पे डायरेक्टिंग होगी। डायरेक्टिंग हमेशा मिसगाइड होती है, द वर्ड डायरेक्टिंग दैट मीन्स टॉप लेवल, नहीं, डायरेक्टिंग इज एवरी लेवल। Then directing flows from top to bottom. It's so obvious, nothing to mention. Still they mention it क्योंकि पॉइंट बढ़ना जरूरी हो गया था कि डायरेक्टिंग जो है वो टॉप टू बॉटम फ्लो होती है। ऑब्वियसली इट्स अपवर्ड फ्लो वाला जो है। देन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। सो डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्क। मतलब जितना परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से, मतलब परफॉर्मेंस पता चलते रहता है डायरेक्टिंग, चाहे वो डायरेक्टिंग का कोई भी फंक्शन हो, सुपरविजन हो, कम्युनिकेशन हो, यहाँ पे परफॉर्मेंस होता है। जैसे प्लानिंग है, प्लानिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है। अभी हम जो प्लान कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस आगे जाके दिखेगा, दिखेगा तो दिखेगा, हो सकता है चेंजेस भी करने पड़े, पर डायरेक्टिंग का परफॉर्मेंस देन एंड देयर दिख जाता है। ये पूरे परफॉर्मेंस ही है। तो जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो डायरेक्टिंग पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, यहीं पे तो काम हो रहा है, डायरेक्टिंग ही तो बता रहा है कि काम करना क्या है। The next is human element. So directing is completely indulged in human activities. मतलब यहाँ पे कोई कोई और प्रोसेस नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट हमेशा ह्यूमन को करते हैं। यू कम्युनिकेट विथ ह्यूमंस, यू मोटिवेट ह्यूमंस, यू सुपरवाइज ह्यूमंस। सो सारी चीजें सॉरी, सारी चीजें ह्यूमंस की होती हैं। सो डायरेक्टिंग इज मोर और लेस कंसर्न विद
ह्यूमन एलिमेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे चार अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, है ना। अब तुम्हें मैं बताऊं, पहले चार एलिमेंट्स हैं, तुम लोग को बात पता है और कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता, एक नंबर में आएगा तो आएगा, जो तुम लोग वैसे समझ में आएगा। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर देयर आर फोर एलिमेंट्स: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। ये सारे एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। जिसमें से सुपरविजन से कभी क्वेश्चन नहीं आता, बस इतना आता है सुपरविजन क्या है। तो सुपरविजन एक लोअर लेवल का मैनेजमेंट है जो लेबर से डील करता है। तुम लोग को याद होगा सेकंड चैप्टर में हमने फोरमैन पढ़े थे। सो फैक्ट्रीज में जो फोरमैन होते हैं ना, वही ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट में उसको सुपरवाइजर्स कहा जाता है। दोज हु टेक केयर ऑफ लेबर कंप्लीटली, जो लेबर को पकड़ के रखते हैं कि यार लेबर से काम करवाना इज द रोल ऑफ सुपरवाइजर। दोज हु सुपरवाइज द टास्क, दो सुपरवाइज द एक्टिविटीज, कि यार किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर, मान लो ये मार्कर बन बन के तैयार होना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सो द रोल ऑफ सुपरवाइजर इज टू चेक वेदर दिस मार्कर इज, दे आर प्रोड्यूसिंग द मार्कर इन अ सिस्टमैटिक मैनर, लो कॉस्ट, परफेक्ट क्वालिटी मेंशन्ड अर्लियर। ये सब चीजें देखना सुपरवाइजर का काम है, द वन हु हैंडल्स। इसके अलावा सुपरविजन से कुछ नहीं आने वाला, ये सुपरविजन का रोल। फिर हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। मोटिवेशन में आता है, मोटिवेशन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में मोटिवेशन का क्या रोल है? सबसे पहले आता है मैस्लोज नीड हायरार्की। व्हाट एग्जैक्टली हायरार्की इज? हायरार्की इज अ pyramid shaped structure, not necessarily a pyramid. Why we create a pyramid structure? Reason being, क्योंकि पिरामिड स्ट्रक्चर में ये क्लियर हो जाता है कि ऊपर की साइड कम लोग होंगे और नीचे की साइड ज्यादा लोग। दैट्स व्हाई पिरामिड स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस। पिरामिड स्ट्रक्चर के बनाने का यही एक लॉजिक है। अब देखते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर में क्या क्या है। सो मैस्लो ने एक हायरार्की नीड दी थी। इस नीड को पहले समझना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये पांच अलग अलग नीड है। पांच नीड नहीं है, नीड तो चार ही है। अगर कभी बहुत कोई क्रूशियल क्वेश्चन पूछ ले तो पता होना चाहिए, नीड चार है। तो ये पांचवा क्या है? जो पांचवा है ना, दैट इज ये अचीवमेंट है। सो जो चार की रिजल्ट्स हैं, जो चार कीज हैं, इन की को जब तुम घुमाओगे तो पांचवे पे पहुंच जाओगे। सिर्फ फोर स्टेप्स एंड द फिफ्थ वन इज द डेस्टिनेशन। सो ये पांच अलग अलग इसको स्टेप्स माना गया है। पर पांचवा जो है वो स्टेप तो है, नो डाउट। देखो स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, पांचवा भी, पहला चढ़ा दूसरा चढ़ा, पर पांचवा लेना इज नॉट द नीड, पांचवा लेना इज द अचीवमेंट ऑफ ऑल द नीड्स। मैं समझाऊंगा कैसे। फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड, ऑफन मिसप्रोनाउंस्ड एज साइकोलॉजिकल नीड। बहुत सारे बच्चों ने तुम में से इसको साइकोलॉजिकल नीड कभी ना कभी बोल दिया होगा। याद करो, कभी ना कभी जब पहली बार देखा होगा, ड्यू टू स्पेलिंग ऑफ, थोड़ा सा इग्नोरेंस हो जाता है स्पेलिंग को लेकर। दिस इज फिजियोलॉजिकल नीड। ना फिजियोलॉजिकल नीड साउंड्स लॉजिकल। यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड इज द फर्स्ट नीड, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग शेल्टर। अब थोड़ी सी और चीजें इंक्लूड हो गई, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ। एयर लिखा हुआ है, बट एयर इज ऑब्वियसली द मोस्ट बेसिक नीड ऑफ सेकंड्स, नॉट ऑफ आवर्स। नीड लाइफ की नहीं है, वो लाइफ के लिए ही नीड है, उसके बिना तो फिर हम नहीं है। तो उसको हम हटा देते हैं टेम्परली, क्योंकि इट्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द नेचर। बट अगर टू बी ऑन अ वेरी नॉर्मल सेंस, फिजियोलॉजिकल नीड इज रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन और हेल्थ इज द फिजियोलॉजिकल नीड। पहले से तीन हुआ करती थी, फूड क्लोथिंग शेल्टर, बाद में धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशन एंड हेल्थ को भी फिजियोलॉजिकल नीड में कंसिडर करा। बेसिक नीड मान लो, फंडामेंटल नीड मान लो, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो द मोस्ट बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये अचीव होना पहले जरूरी है। सो द वन गेट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? किसी को मोटिवेट करना है टू वर्क। सो मनी इज नॉट दी ओनली थिंग। मनी किसको दे रहे हो और मनी कितना दे रहे हो, और क्या सिर्फ मनी देने से काम चलेगा? ये तीन क्वेश्चन हमेशा रखना। फर्स्ट इज whom you're paying the money. Second is how much you're paying the money. And third is money sufficient for the person? ये तीन क्वेश्चंस लिख लो हमेशा। इसको फर्स्ट इज टू whom, how much, and is money sufficient? मनी सफिशियंट है तभी मैंने पूछा इज मनी सफिशियंट, क्या सिर्फ मनी सफिशियंट है ना? इस क्वेश्चन का आंसर करते। सो अपन देखते हैं धीरे धीरे इसी मैस्लो नीड में समझ में आ जाएगा। तो किसी की भैया बेसिक नीड सेटिस्फाई होगी। दूसरी है सेफ्टी नीड। सेफ्टी इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड बोलते हैं इसको। सो सेफ्टी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी ऑफ द जॉब। ये बात समझना। नाउ सेफ्टी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सेफ्टी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मोर और लेस, मैंने ये बात पहले भी बताई है, फिर से बता देता हूं,
कि जितनी भी थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट बनी है ये पुरानी थ्योरीज है। तब फैक्ट्री सेटअप पे ही पूरा फोकस होता था। तो फैक्ट्री कंपनी का मतलब होता था प्रोडक्शन यूनिट। कंपनी सर्विसेज में कम थी। सो पहले सर्विसेज का रोल बहुत कम हुआ करता था सर्विसेज में भी। तो कंपनी प्रोडक्शन यूनिट पे ही सारी थ्योरीज बनी हुई हैं ज्यादातर। तो जब थ्योरीज प्रोडक्शन यूनिट पे बड़ी है तो सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न माना गया है इन फैक्ट्रीज। सो फैक्ट्रीज में सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, द वन हु एंटर्स द जॉब, if the person feels secured कि भाई I am here for the lifetime, so I'll not going to switch here, but कंपनी उसको बार बार ये एहसास दिलाती नहीं भैया काम नहीं करोगे तो भगा देंगे। ये है। और अभी तो नहीं, हम लोग कुछ टाइम बाद हम लोग वैसे भी सबको भगाते ही भगाते हैं। दिस इज द फीलिंग। अगर ये फियर आ गया किसी के साथ तो फिर उसका काम करना अलग तरीके से हो जाएगा। और अगर उसको पता है कि यार मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, so लेट्स ग्रो टुगेदर, कंपनी और मैं हम साथ में ग्रो करते हैं, तो इट्स अ मोटिवेशन फॉर द पर्सन। सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है। थर्ड आता है सोशल नीड, जिसको लव एंड बिलोंगिंगनेस के नाम से भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ सोशल नीड इज फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, सेंस ऑफ कनेक्शन लोगों से। ये जो चीजें होती हैं सोशल, अब ये कैसे अचीव होता है? किसी को अगर तुमने एक माहौल दिया इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तुमने देखा होगा बहुत सी कंपनीज अपने ही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उसमें सेटअप में स्कूल्स खोलती है, कॉलेजेस खोलती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खोल देती है। क्यों ऐसा होता है? पार्क बनते हैं, कॉफी सेंटर्स बनते हैं, लाउंज बनते हैं, ये सारी चीजें, लाइब्रेरी बनाई जाती है। और एग्जैक्टली द रोल इज, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के उसके गुड्स को ग्रो करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बनाई? नहीं। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। बट इतना इनडायरेक्ट वे में होता है। द पर्सन इज, अगर, क्योंकि देखो उसके पास दो चीजें आ गई, ही सिक्योर्ड फ्रॉम हिज जॉब, ही इज अर्निंग इनफ मनी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड, फंडामेंटल नीड तो वो कर ही रहा है। ठीक है, अब उसके लिए क्या बचा? अब उसके लिए थर्ड आता है, बाय डिफॉल्ट वो स्टेप चढ़ता जाएगा। अब उसके लिए तीसरी चीज रिक्वायर्ड है लव एंड अफेक्शन। उसके लिए तीसरी चीज है लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसके लिए तीसरी चीज है सोशल कल्चरल एटमॉस्फेयर चाहिए उसको। सो ये उसको दे दो। तीन चीजें फुलफिल हो गई, ही उसका मोटिवेशन होता जा रहा है। द फोर्थ, तीनों चीजें मिल गई, सोशली है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। नाउ द फोर्थ स्टेप है, यहाँ पे आता है मनी इज नॉट द ओनली थिंग which motivates a person। सिर्फ मनी नहीं करता। जस्ट अंडरस्टैंड द वन हु इज अर्निंग 2 लाख रुपीज अ मंथ, तुमने उसकी सैलरी उठा के 10,000 रुपए बढ़ा दी, 10,000 रुपीज, 5% इंक्रीमेंट, 10% बढ़ा दी, 20,000 रुपए, 2 लाख, 2,20,000, ठीक है, 20,000 मैटर करते हैं। पर क्या उसको सिर्फ 20,000 रुपए चाहिए था? और तुमने उसका जो रोल रखा ऑर्गेनाइजेशन में वो इतना बेकार है कि उसके पास कोई कोई पर्टिकुलर पोस्ट नहीं, डेजिग्नेशन नहीं। उसके डेजिग्नेशन का नाम बहुत ही जनरल सा नाम है। वो कमांड, चलो डेजिग्नेशन का तो नाम है, बट ही डोंट कमांड एनी थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो सिर्फ काम करता है। उसके पास कमांडिंग पावर नहीं है। वो लोगों से बात, वो उसके लिए कोई ऑर्डर देने का लॉजिक नहीं बना हुआ। तो क्या, अब हमने उसको एक कमांडिंग पोजीशन दी, ये उसका सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, इसको एस्टीम नीड बोलते हैं। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एस्टीम वर्क, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद माई सेल्फ रिस्पेक्ट, माई ईगो नीड टू बी सेटिस्फाइड, ये एक रोल होता है। सो फर्स्ट इज मनी, ऑब्वियसली ईगो के साथ मनी कंबाइंड है, ये भी फैक्ट है, सिर्फ ईगो से काम नहीं चलता। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ईगो भी साथ में अटैच करना होता है। सो सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन तुमने देखा होगा, फ्रीडम ऑफ जॉब, ये सारी चीजें इसके अंदर काउंट होती है। मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ यार। तुम लोगों ने देखा होगा कई बार पिज्जा हट में, डोमिनोज में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन फूड चेन में लिखा होता है, बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है किसी भी लेवल पे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, ये रिकॉग्निशन होते हैं उसके। ये क्या होता है रिकॉग्निशन का? इससे पीयर रिकॉग्निशन बोलते हैं कि यार अपने पीयर के बीच में मुझे रिकॉग्नाइज कर। सो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि चलो किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। तो दिस इज पीयर रिकॉग्निशन, फोर्थ हो गया। तो फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब नाउ दिस इज द अचीवमेंट। ये सब हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन है कि यहां से अब मैं खुद काम कर लूंगा। दैट्स इट, आपने सब कुछ दे दिया, आई एम सेटिस्फाइड कंप्लीटली, सो आई एम सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन नाउ। मैं ऊपर आ चुका हूं इन सब चीजों के ऊपर, अब मैं काम करूंगा। तो अब मुझे मोटिवेशन, मेरा सेल्फ मोटिवेशन है, आई एम मोटिवेटेड माई सेल्फ नाउ। ठीक है, तो ये है मैस्लो की अलग अलग नीड। इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना, जो तुम्हारे चार्ट में लिखे हुए ना, वो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मोटिवेशन का नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब ये क्या होता है? दो टाइप के इंसेंटिव्स है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। अगेन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी नीड है।
जिसको बेसिक लेवल पे जो काम कर रहा है, जिसके जिसके पास पैसा कम है, ऑब्वियसली उसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा वर्क करेंगे। द वन हु इज अर्निंग ऑन द टॉप लेवल, उसके लिए या टॉप लेवल के जाने का जो रास्ता अगर वहां तक पहुंच चुका है, तो उसके लिए फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा वर्क करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है? दोनों की अपनी अपनी नीड है, दोनों हमेशा एक साथ ही वर्क करते हैं, कहीं पे ज्यादा ये कहीं पे ज्यादा इतना अंतर होता है। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, सैलरी, bonuses, then stock option, profit sharing plan, paid time off की, और पेंशन स्कीम। पेड टाइम ऑफ मतलब आपको ऑफ तो मिल गया है, लेकिन यू आर पेइंग, यू आर पेड फॉर दैट ऑफ। तो ये सब फाइनेंशियल इंसेंटिव, तुम एक महीने की छुट्टी पे हो किसी रीजन से, और उसके लिए गेटिंग सैलरी, सो दिस इज फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव मनी से रिलेट नहीं, मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, दैट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब नॉन फाइनेंशियल क्या होता है? जहां मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स नहीं। नॉन मॉनेटरी क्या होते हैं? नॉन मॉनेटरी इज जॉब सिक्योरिटी, तो पता है कि तुम जॉब से सिक्योर्ड हो, दिस इज इंसेंटिव। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, सैलरी उतनी मिलेगी, वर्क आवर्स फ्लेक्सिबल, तुम अभी 2 घंटे काम करो या बाद में 2 घंटे काम करो, इट्स अप टू यू। देन वर्किंग कंडीशन, अच्छी हेल्दी वर्किंग कंडीशन है, वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब वर्क और लाइफ के बीच में कंपनी बोलती है बैलेंस बनाओ। वी आर ऑफरिंग यू जिम यहीं पे, वी आर ऑफरिंग यू कैफेटेरिया, वी आर ऑफरिंग यू सोशल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे गेम्स हैं, सब कुछ है, और तुम्हें छुट्टी भी मिलेगी प्रॉपर, दिस वर्क लाइफ बैलेंस। Then training opportunities, career development, employee discount, fringe benefits. These are non-financial incentives. एक और बताता हूँ। अब peer recognition, अभी मैंने बताया peer recognition is again non-financial incentive। बोल दिया, शाबाशी दे दी यार, तुमने बहुत अच्छा काम करा। Does this thing work? Yes। एक लेवल पे हाँ। सिर्फ पैसा नहीं होता, लोगों को ये सारी भी चीजें चाहिए होती है। सो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों की अपनी अपनी नीड है। फिर आता है लीडरशिप। तुम लोग की बुक में तुम लोग देखोगे लीडरशिप भी एक टॉपिक है। लीडरशिप इज डायरेक्टिंग। अब लीडरशिप के अंदर क्या है? सेकेंड एलिमेंट है, फर्स्ट मोटिवेशन, सेकेंड इज लीडरशिप। लीडरशिप इज स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, एक तो इसके अंदर पहला टॉपिक है। तो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के अंदर देखोगे तो देर आर 3 स्टाइल तुम्हारी बुक में लिखी हुई है। मैंने एक और बता दी, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। सो फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक इज तुम्हारी बुक में 100%, किसी न किसी बुक में एग्जाम्पल लिखा होगा ऑटोक्रेटिक लीडर का, हिटलर। सो हिटलर, सद्दाम हुसैन, ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर थे जो धीरे धीरे डिक्टेटर बन गए, तो डिक्टेटरशिप इज वन ऑफ द ग्रेट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का एग्जाम्पल। Dictatorship is not great. The example is great for your syllabus. So dictatorship is autocratic, autocracy. एक ही इंसान सब कुछ कर रहा है. So what exactly here means for autocratic leader? Here means the companies, if a company or the project or a product is headed by a person who is autocratic in nature, so what he'll do, he'll just guide everything to his subordinates. He'll not let the people, let his subordinate डिसाइड कि क्या करना है। वो बोलेगा यार मैं जो काम बोल रहा हूं ना वही करो, यू नॉट गोइंग टू डिसाइड एनीथिंग फ्रॉम फॉर मी। सो ही इज ऑटोक्रेटिक फॉर हिज डिसीजन। फिर आता है डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर नाम से समझ में आना चाहिए, इट्स विन विन, कि जो जैसे जनता बोलती है चलो मिलजुल के काम करते हैं, डेमोक्रेसी है। तुम भी बोलो, हम भी बोलते हैं, लीडर भी बोलेगा, जनता भी बोलेगी, लीडर जनता से पूछेगा चलो ये काम कर ले, बोलेगा हाँ चलो कर लेते हैं, ठीक है ये कर ले, इसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है चलो चेंजेस करते हैं, इतने मुझे लगता है चेंजेस नहीं करने चाहिए इतने सारे। सो इट्स अ डायलॉग फॉर्म ऑफ थिंग, सो इट्स अ टू वे थिंग। सो डेमोक्रेसी, डेमो इज रिलेटेड टू पब्लिक, सो पब्लिक का भी रोल होगा यहाँ पे। ये मत समझना डेमोक्रेसी में तो सिर्फ पब्लिक का रोल होता है, तो सिर्फ पब्लिक का रोल होगा। एक्चुअली दोनों का रोल होगा, द डायरेक्टर एंड द पब्लिक दिल वर्क टुगेदर, सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। द लास्ट, द थर्ड वन इज लेसे फेयर। जो तुम्हारी बुक में थर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली फोर्थ है, पीछे देख रहे हो तुम लोग। तो थर्ड वन इज लेसे फेयर लीडरशिप। लेसे फेयर क्या होता है? जेड इज साइलेंट है, इंग्लिश के साथ से बताया तो बहुत से लोगों को पता होगा। सो लेसे फेयर लीडरशिप क्या होता है? लेसे फेयर इज जहां पे रोल ही नहीं है लीडर का, लीडर ने सब कुछ सौंप दिया है अपना, ही इज इज गिवन यू एवरीथिंग, भैया देख लो जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है। So let's say for leadership is complete handover of job, work, task, accountability, authority to the subordinates। ये लीडरशिप है कि जनता को बोला भाई तुम्हें जो करना है करो, तुम फ्री हो। तो ये भी एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है जहाँ पे लीडर सब कुछ सौंप देता है, उसको लगता नहीं है जब तक इनको पूरा चांस नहीं देंगे, फ्रीडम नहीं देंगे टू वर्क, दिल नॉट वर्क दैट वे। लास्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल, दिस इज न्यू, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है।
इनकेस अगर लगता है कहीं पे चिपकाना है कि एक एडिशनल पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम द थर्ड, लिख सकते हो, थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल इज व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशनल इज ही ट्रांसफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। वो वो ये नहीं करता, वो बताता नहीं है, वो पूछता नहीं है, वो कंप्लीट हैंडओवर नहीं करता, वो चेंज करने की कोशिश करता है हर चीज। वो सोचता है क्यों ना इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस सेटअप को चेंज करा जाए, अच्छा बनाया जाए। सो इट्स ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। वो काम करवाना नहीं करवाना सेकेंडरी हो जाता है उसके लिए, बोलता है काम अपने आप हो जाएगा। लेट्स चेंज द कल्चर एंड देन डिसाइड किसको क्या करना है। So he's not into ordering, he's not into asking, he's not into deliberately giving everything to the persons, to the employees. What he's doing is he's transforming the cultural setup of the organization. That's it. वो कल्चरल सेटअप चेंज करता है। सब लोग टाइम पे आते हैं, चलो टाइम पे आएंगे, मैं भी आता हूँ तुम भी आएंगे, ये टाइम पे है। काम क्या है वो तब देखो, बाद में देखेंगे। फिर दिस हैज टू बी द सेटअप, क्यों ना लंच साथ में करा जाए, एक पर्टिकुलर टाइम पे लंच करेंगे, लंच के बाद ही करें। सो ही और शी इज चेंजिंग द सेटअप, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। द नेक्स्ट इज एक टॉपिक है उसके अंदर, लीडरशिप के अंदर लीडर एंड मैनेजर। दो टॉपिक है लीडरशिप के अंदर, मोटिवेशन में भी दो टॉपिक है, यहाँ पे भी दो टॉपिक है। सो लीडर एंड मैनेजर, सिंपल सा डिफरेंस यार। लीडर साउंड्स मोर इनफॉर्मल, मैनेजर साउंड्स मोर फॉर्मल। ये पहली चीज याद रखना। लेट्स सी अब आगे क्या आता है। सो लीडर लुक आफ्टर अ टीम, मैनेजर ओवरसीज अ टीम। अंतर क्या है, तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि यार एक टीम को मैनेज करना और एक टीम को सिर्फ डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना। सो जब इंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है लीडर है, ये करो ये करो ये करो ये करो, करवाना उनसे काम, खुद इन्वॉल्व होना, चेक करना इज द रोल ऑफ मैनेजर। देन कास्ट अ विजन फॉर टीम, इट इज एन एक्सपर्ट एट एग्जीक्यूटिंग टास्क। वो सिर्फ विजन देता है टीम को कि यार ये करोगे तो ये हो जाएगा, चलो कर कर लो। और ये एग्जीक्यूट करवाता है क्योंकि वो एक्सपर्ट है अपने काम में। मैनेजर बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो अपने अपने एक प्रोडक्शन मैनेजर, उसका काम है प्रोडक्शन को अच्छे से करवाना, तो ही जस्ट एग्जीक्यूट, ही इज इनटू द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। वो ऐसा नहीं है कि वो बोल के छोड़ देगा, नहीं, ही विल बी देयर, ही और शी विल बी देयर। द नेक्स्ट इज इनोवेट्स, यूजेस व्हाट वर्क्स। मतलब ये सिर्फ ये नई नई चीजें इनोवेट करता रहता है लीडर, इसके अंदर इनोवेशन क्वालिटी होती है। मैनेजर वो चीजें करेगा जो ऑलरेडी सेटअप है, यू डोंट जनरली इनोवेट थिंग्स। इसका काम प्रॉफिट लाना है, नया चीजें करना ये नहीं कर पाता, ही हैज सम लिमिटेशन। देन ही टेक्स रिस्क, ही मिटिगेट्स रिस्क, यहाँ पे है दोनों के साथ। देन फोकस इज ऑन रिलेशनशिप, फोकस इज ऑन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बहुत हद तक पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशनशिप के साथ काम होता है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। कुछ और एडिशनल पॉइंट्स, मैनेजर जो है वो फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, ये भी एक याद रखना, फॉर्मल और इनफॉर्मल के साथ। ठीक है। लास्ट एक और चीज बताता हूँ, एक लाइन आती है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड में, एवरी मैनेजर इज अ लीडर बट एवरी लीडर इज नॉट अ मैनेजर। इसका मतलब हर मैनेजर को एक लीडरशिप की क्वालिटी पोजेस करनी होती है, पर हर लीडर को मैनेजर की क्वालिटी पोजेस करनी हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। सो कम्युनिकेशन का देखते हैं पहले एलिमेंट्स क्या क्या है। सो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है कम्युनिकेशन वर्क कैसे करता है, हाउ दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क्स। सो सबसे पहले स्टार्ट होता है मैसेज से। ठीक है, बीच मैसेज चैनल। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा मैसेज से। मैसेज, या फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको, अगर ये गोल है तो सेंडर से। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो, है ना। सो सेंडर से स्टार्ट करते हैं। सेंडर पहले एनकोडिंग करेगा मैसेज। एनकोडिंग क्या होता है, आप मैसेज को एनकोड करते हो। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी कंपनीज मैसेज बनाने के पहले उसके एनकोडिंग करती है कि इसको मुझे पहुंचाना कैसे, शॉर्ट में एनकोडिंग का। बहुत से बच्चों को लगता है एनकोडिंग तो यार बहुत ही सीक्रेट चीजों की होती होगी, वो तो है ही, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को सीक्रेट चीजें भी यूज करनी होती है। एनकोडिंग का मतलब होता है शॉर्ट में उस मैसेज को पहुंचाने का क्या तरीका, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट स्टेप्स पॉसिबल टू सेंड द मैसेज टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनकोडिंग ऑफ द सिस्टम। द नेक्स्ट इज हमें चैनल डिसाइड करना होता है कि हम कौन से चैनल से भेजेंगे। डायरेक्ट चैनल हमें भेजना है, हमें डायरेक्ट चैनल भेजना है, हमें टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करना है, हमें क्या करना है, दिस इज द चैनल्स ऑफ सेंडिंग। देन डिकोडिंग, जैसे ही उसके पास रिसीव होता है, रिसीवर के पास वहीं पे डिकोडिंग होती है, डिकोडिंग ऑफ द मैसेजेस। रिसीव कर लिया उसने, डिकोडिंग करने के बाद मैसेज को, ही अंडरस्टैंड द मैसेज, फिर वो फीडबैक देगा किसको, रिसीवर को। फीडबैक देने का क्या लॉजिक है, फीडबैक देने का लॉजिक है, मुझे मैसेज मिला, आई अंडरस्टैंड द मैसेज, रिसीवर को भी समझ में आया, हाँ यार जो ये समझा है मैंने वही तो भेजा था,
इन सब के बीच में लास्ट में तुम लोग देख रहे हो एक नॉइस लिखा हुआ है नीचे, और एग्जैक्टली नॉइस है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको इतने डिफिकल्ट लेवल पे प्रेजेंट करते हैं। नॉइज इज नथिंग, दी डिस्टर्बेंसेस इन द मैसेज। मैंने मैसेज भेजा, कभी कभी लैंग्वेज के इश्यूज आते हैं, सामने वाले को लैंग्वेज इशू है, नॉट मेंटल इशू। कभी कभी होता है मेरा टेलीफोन नेटवर्क काम नहीं कर रहा, मेरा डिकोडिंग, मेरा मैसेज जो पहुंच नहीं पा रहा है, कभी कभी मेल इज नॉट वर्किंग। तो ये सारी चीजें नॉइस में आती है, द डिस्टर्बेंसेस इन द मैसेज सेंडिंग, जो नॉइस क्रिएट होता है। नॉइस का मतलब सिर्फ साउंड वाला नॉइस नहीं होता, या नॉइस का मतलब है ऑल द डिस्टर्बेंसेस जो मैसेज के आसपास होता है। द नेक्स्ट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन थोड़ा सा बड़ा, इसी वजह से चैप्टर थोड़ा बड़ा दिखता है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन सबको पता क्या होता है, जो एक हायरार्किकल चेन में चलता है। अपने लास्ट में एक बार फॉर्मल इनफॉर्मल समझा था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन है जब आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो ना फॉर्मल वे। फॉर्मल वे का क्या मतलब है, कि आर कम्युनिकेटिंग द पर्सन, कम्युनिकेटिंग पर्सन इन हायरार्किकल पोजीशन, कि मैं सीधे लेबर से नहीं बोलूंगा यार चलो ये काम क्यों नहीं इतना अच्छे से करते, ये और अच्छे से प्रोड्यूस हो सकता था। नहीं, मैं प्रोडक्शन मैनेजर से बोलूंगा, प्रोडक्शन मैनेजर अपने सुपरवाइजर से बोलेगा, सुपरवाइजर सारे मैनेजर्स को बोलेगा यार ये जो है ना प्रोडक्शन, उसको इस तरीके से करना चाहिए। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये हो गया बेसिक इंट्रो, समझते हैं क्या होता है। डेफिनेशन, when communication takes place through the formal official channels, it is known as formal communication। मतलब ना चैनल होते हैं, हायरार्किकल कम्युनिकेशन होता है। एनी कम्युनिकेशन इज पासिंग द फॉर्मल, कहीं से भी पास करो। गॉसिप्स जो फ्रेंड्स के बीच में होती है, दैट इज नॉट फॉर्मल, मैं किसी भी कर सकता हूँ गॉसिप। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन ये नहीं होता, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। अच्छा, इसके बाद का टॉपिक अब सिलेबस से हटा दिया, भी याद रखना, अभी नहीं, बहुत पहले हटा दिया था। मैं जो एग्जाम्पल्स दूंगा कम्युनिकेशन के, गॉसिप हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स अब हट गए हैं। मतलब ये पहले हुआ करता था, टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो हटा दिया। देन है फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिजिड होगा, इनफॉर्मल इज बिट फ्लेक्सिबल इन नेचर, इनफॉर्मल थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा। द डिग्री ऑफ कंट्रोल, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी फॉर्मल चैनल। ये इनफॉर्मल है, ये फ्रेंडशिप के बीच में होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनफॉर्मल नेटवर्क है उसी में। देन एविडेंस, इट हैज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि मैंने ये बोला था, मेरे पास रिटर्न प्रूफ है, क्योंकि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, मेल रखा हुआ है कुछ। इनफॉर्मल इज नो सच डॉक्यूमेंट्स, बोला था यार दोस्तों ने, उसने मेरे साथ मजाक कर दी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही बात हो यार ये काम कर लेना, इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। देन डिसिप्लिन, ऑफिशियल डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली मेंटेन इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, there is no decorum, there is no discipline in formal communication obviously। flow of information, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अपर डाउनलोड फ्लो होती है, पर क्योंकि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो जाएगी फॉर्मल में। इनफॉर्मल में किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे, साइड में, कहीं पे भी अलग किसी को बता दो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। देन स्पीड, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल में स्पीड हमेशा स्लो होगी। मैंने बताया ना, एक सीईओ है, वो अपने प्रोडक्शन मैनेजर अपने सुपरवाइजर, सुपरवाइजर बात करेगा लेबर से, ये हायरार्की है। इनफॉर्मल होता तो मैं सीधे आके लेबर से बात कर लेता। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोर, उसका उसका जो फास्ट है, स्पीड वो ज्यादा है। द नेक्स्ट, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, दिस इज द सबसे लेंदी जो टॉपिक है पूरे चैप्टर का, वो यही है। चार अलग अलग बैरियर्स तुम्हें पढ़ने हैं, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर। लेट्स डू इट वन बाय वन। सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर टेक्निकली लिंग्विस्टिक बैरियर्स होता है। लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज बैरियर्स, जहां पे लैंग्वेज या लैंग्वेज से रिलेटेड चीजों को बैरियर बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, बेडली एक्सप्रेस्ड मैसेज क्या होता है, या लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग। अब यहां समझना, बेडली एक्सप्रेस मैसेज, मैंने एक मैसेज भेजा, वो मैसेज मैंने बहुत सारी चीजें लिखी, बट द पर्सन इज नॉट क्लियर विद द थॉट, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो एग्जैक्टली आई वांट टू कन्वे टू द पर्सन। देयर इज नो क्लियर कट imagination of the message, there is no clear cut language of the message, there is no clear cut system of the message। सिस्टम ही खराब है मैसेज का, वो बड़ा हैफाजार्ड सा मैसेज है। सो यहाँ पे बैरियर आएगा, कम्युनिकेशन में रुक जाएगा ना। कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा जब मैसेज का भेजना ही प्रॉपर नहीं है तो, ठीक है। फिर आता है टेक्निकल jargon। टेक्निकल jargon इज द पर्सन इज नॉट टेक्निकली एडवांस टू रिसीव द मैसेज। मैंने उसको बोला यार लेट्स गो ऑन स्काइप, लेट्स गो ऑन, Zoom is favoring the things, let's go on Skype, let's do on FaceTime, हम इससे बातें करते हैं, क्या कहते हैं, मेल पे बातें करेंगे, मेल में मैं अटैच कर देता हूँ ड्राफ्ट में। सो ये सब चीजें जो होती हैं,
ये सब चीजें टेक्निकल है। अब वो टेक्निकल नहीं कर पा रहा है यार, उसके उसके पास नहीं है। चलो गूगल उसमें शीट में अटैच कर देते हैं, ये वर्ड्स है सपोज, है ना। सो गूगल डॉक्स में अटैच कर देता हूँ, तुम पढ़ लेना। मैं तुम्हारी ड्राइव में डाल देता हूँ सारी फोटोज, तुम देख लेना तुम्हें कौन सी फोटो सही लग रही है, दिस इज द मैसेज। इज इट? ऐसा नहीं लगता कि इसमें टेक्निकल जार्गन हो सकते हैं? Yes. यही तो टेक्निकल जार्गन है। सो टेक्निकल जार्गन इज टेक्निकल लिमिटेशन ऑफ सेंडिंग मैसेज, रिसीविंग मैसेज। फिर आता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस का मतलब क्या हुआ कि यार आप पहले से किसी चीज का ना अजम्पशन लेके चलते हो, और वो अजम्पशन जो है ना वो क्लियर ही नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाले ने आपसे कम्युनिकेट नहीं करा। अजम्पशंस होते हैं ये चीज, यार ये मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने उससे बोला भी, बट ही डिडंट क्लियर द अजम्पशंस। सो अगर अजम्पशन क्लियर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये एक सिमेंटिक बैरियर है, लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है। लास्ट इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। मुझे किसी ने कुछ बताया, लैंग्वेज अलग है, मैंने उसका ट्रांसलेट अपने तरीके से कुछ और कर लिया, इंग्लिश को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कराया, इन दी एंटायर मैसेज इज इज डिफरेंट। सब कुछ ट्रांसलेशन का फर्क आ जाता है। तो दिस इज हाउ मैसेज की वजह से कम्युनिकेशन जो है वो गलत या एक बैरियर लग जाता है कम्युनिकेशन। सेकंड आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल और पर्सनल में देखना कुछ चीजें मैच करेगी, याद रखना, क्योंकि पर्सन की साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजिकल बैरियर इज लैक ऑफ अटेंशन, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, पुअर रिटेंशन एंड डिस्ट्रस्ट। क्या होता है? सो फर्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन। साइकोलॉजिकल इज रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। लैक ऑफ अटेंशन इज मैं ध्यान ही नहीं देता, सामने वाला मीटिंग में जो जो बातें बोलता है मेरा बॉस, आई मेरा मेरा अटेंशन पावर नहीं है, मैं नहीं ध्यान दे पाता। अच्छा, साइकोलॉजिकल इशू विद इन मी, ये मेरे अंदर का इशू है यार, ये पर्सनल नहीं है। इसलिए कि मैं सिर्फ मेरे बॉस से चिढ़ता हूँ इसलिए ऐसा होता है, मैं अपने सुपरवाइजर से चिढ़ता हूँ इसलिए मैं उसको नहीं बता पाता है, उसकी बातें सुनता ही नहीं हूँ। नहीं सुनना मुझे अपने जूनियर की बातें, ये मेरा साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, ये पर्सनल इशू है। ये वाले जूनियर के नहीं, मुझे ये अच्छा ही लगता, पर मुझे किसी भी जूनियर की नहीं सुननी, तो ये मेरा साइकोलॉजिकल इशू है। तो फिर है प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। किसी चीज के बोलने से पहले मैंने प्री मेच्योर इवैल्यूएशन कर ली। मीटिंग चल रही है, मुझे कुछ कम्युनिकेट करा जा रहा है, मैंने 2 लाइन सुनने के बाद इवैल्यूएशन कर लिया, यही तो बोलना है इसमें, सेम चीज तो है, क्या नया बोल देंगे सर आके। तो दिस इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। जब इवैल्यूएशन प्री मैच्योर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप कम्युनिकेशन को रोक रहे हो, आपने पहले ही समझ लिया ये होता है। सो योर मेंटल योर माइंड इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, क्योंकि आपने पहले मान लिया ऐसा हो रहा है। सो यहाँ पे रुक गया चीजें। फिर पुअर रिटेंशन, मुझे याद नहीं रहता, रिटेंशन पावर। तो मुझे मैसेज मिला 1 हफ्ते बाद के लिए मिला है कि 1 हफ्ते बाद तुम्हें ये काम करना है, रिटेंशन पावर नहीं है। इसके सोल्यूशन हैं, तुम लोग को पता भी होंगे, पर ये यहाँ तो बैरियर है। लास्ट इज डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट इज आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, आई डोंट ट्रस्ट माय जूनियर। सपोज वन सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, आई एम एट अ पर्टिकुलर लेवल, सो आई डोंट ट्रस्ट माय जूनियर्स। कोई भी है, मुझे अपने लोअर लेवल पे किसी से ट्रस्ट ही नहीं। या उल्टा करते हैं, क्या मुझे अपने सीनियर्स पे ट्रस्ट नहीं है, मैं जो बताऊंगा वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, इनफैक्ट अच्छी बात हो तो अपना बोल के प्रेजेंट कर देंगे, बुरी बात लगी तो मेरा बोल के प्रेजेंट कर देंगे। आई डोंट ट्रस्ट माय सीनियर्स, सो इफ आई डोंट ट्रस्ट देम, मैं उनको कुछ बोलूंगा ही नहीं। कौन पंगे लें इनसे, जबरदस्त, मुझे भी पसंद नहीं, उनको भी पसंद नहीं, छोड़ो बात ही नहीं करनी। सो दिस इज द इशू ऑफ डिस्ट्रस्ट। ये याद रखना, डिस्ट्रस्ट वाला पॉइंट। हम जब फोर्थ पॉइंट पे आएंगे। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस, कॉम्प्लेक्सिटी इन द स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अगर इतनी ज्यादा रिजिड, इतनी ज्यादा हैवी पॉलिसीज हैं, तो कहीं ना कहीं देयर आर सम बैरियर्स फॉर कम्युनिकेटिंग थिंग्स। देन है रूल्स एंड रेगुलेशन। इफ द रूल्स एंड रेगुलेशन आर सो स्ट्रिक्ट कि यार मैंने थोड़ी सी भी गलती करी तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कैप, मुझे पनिशमेंट मिल जाता है, फाइनेंशियल पनिशमेंट मिल जाता है, छुट्टी मिल जाती है 2 दिन की, सैलरी कट कर देते हैं, जो भी है। सो आई यूजुअली डोंट वांट टू कम्युनिकेट, मैं दूर रहना चाहूंगा इस प्रोसेस से। कम्युनिकेशन क्यों, कौन उलझे ऑर्गेनाइजेशन में। सो रूल्स एंड रेगुलेशन इजी होने चाहिए। फिर स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्टेटस क्या है। अगर आपका स्टेटस अगर मैच कर जाता है सब लोगों से, कई बार क्या होता है, आपको बना दिया सुपीरियर, आपका एक दोस्त है जो आप ही का दोस्त है, उसको बना दिया आपका सुपीरियर, यू डोंट वांट कम्युनिकेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टेटस मैटर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर। ये समझना क्या होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया, एक मैनेजर को बात करनी है, सीईओ को बात करनी हो, अपने प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लेबर से बात करें, कि तब अच्छा है जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी। सपोज एक छोटा सा शॉप है, एक छोटा सा शोरूम है, वहां पे एक दी ओनर ऑफ द शोरूम वो बोलता है मैं तो सीधे अपने मैनेजर से बात करूंगा, भले ही बगल में लेबर आके बोल रहा है कि जरा छुट्टी चाहिए, तबीयत खराब, बोलता है नहीं नहीं, पहले मैनेजर से पूछो,
वो मुझे अप्रूव करेगा, मैनेजर भी है छुट्टी पे, उससे फोन पे बात करो, इफ ही अप्रूव द पर्सन आई विल अप्रूव द पर्सन, मैं उससे ही बात करूंगा। फिर अगर उसको मना कर दिया तो वो मैनेजर ही बताएगा उसको कि मना करा, फिर क्यों मना करा वापस मैनेजर से पूछो। छोटे से शोरूम में क्या तुम्हें सही में लगता है कि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना जरूरी था? तो चीजें डिले होंगी, हमेशा डिले होंगी। इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। द लास्ट इज पर्सनल बैरियर। द पर्सन इज किसी इंसान के खुद की प्रॉब्लम्स को पर्सनल बैरियर कहते हैं, विच इज नॉट साइकोलॉजिकल। द फर्स्ट इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। ना फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटीज मतलब कभी कभी क्या होता है, आपको डर लगता है कि यार मेरी जो अथॉरिटी वो चली जाएगी अगर मैंने सब कुछ कम्युनिकेट कर दिया तो। मैंने अगर सब कुछ बता दिया इस पर्सन को, सो मेरे पास अब मेरी अथॉरिटी क्या रहेगी, सबको सब कुछ पता है, सो आई डोंट कम्युनिकेट। पर्सनल प्रॉब्लम। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन इज सबॉर्डिनेट ना। ऊपर वाला देखो डिस्ट्रस्ट, और नीचे वाला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन इज सबॉर्डिनेट। चेक करो दोनों को जल्दी से, दोनों में अंतर समझना। ठीक है, जो फर्स्ट वन लिखा हुआ है, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, मैं बात कर रहा हूं इसकी, डिस्ट्रस्ट की। सो डिस्ट्रस्ट और इसमें क्या अंतर है? डिस्ट्रस्ट इज कंप्लीट डिस्ट्रस्ट ऑन एनी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड द सेकेंड वन इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबॉर्डिनेट। दिस इज स्पेसिफिक। मुझे अपने सबॉर्डिनेट्स पे भरोसा नहीं, बाकी सब पे है, या कुछ सबॉर्डिनेट्स पे भरोसा नहीं, बाकी सब पे है यार। सो दिस इज अ पर्सनल इशू। और डिस्ट्रस्ट किसी पे भी डिस्ट्रस्ट है यार, मुझे बस मुझे मुझे डर ही लगता है किसी से बात करने में। दिस इज डिस्ट्रस्ट, मुझे लगता है भरोसा ही नहीं है। तो ऊपर वाले और नीचे वाले में ये अंतर है, ये पर्सनल है, स्पेसिफिक है, वो जनरल है। फिर है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। देयर आर पीपल दोज हु वांट टू कीप एवरीथिंग इन सीक्रेट मैनर, उन्हें नहीं कम्युनिकेट करना होता, पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनकी। ठीक है, लास्ट वन इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। मुझे लगता है कि व्हेन आई कम्युनिकेट, आई डोंट गेट, ये लास्ट वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले। तो मुझे लगता है मैंने कम्युनिकेट, मैंने 2-3 बार बात करी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने कुछ अच्छे सजेशंस दिए, इंप्लीमेंट भी हुए, मुझे कुछ मिलता ही नहीं यार इंसेंटिव। मेरी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ चेंजेस आए बस। व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रॉफिट ऑफ माइंड? मुझे क्या मिला? चलो प्रॉफिट तो नहीं, मैं इंसेंटिव तो डिमांड करता हूँ ना, तारीफ तो कर दो यार। फाइनेंशियल इंसेंटिव मत दो, नॉन फाइनेंशियल तो दे दो, कुछ नहीं होता, बात ही नहीं होती। सो नेक्स्ट टाइम बोलूंगा बात ही नहीं करनी, मुझे कम्युनिकेट ही नहीं करना इन लोगों से। सो दिस इज द लास्ट बैरियर जो कहीं ना कहीं रोकता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो दीज आर द बैरियर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अगेन आई एम इंस्ट्रक्टिंग इट टू यू गाइज इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी इशू इन द बैरियर्स, क्योंकि कंफ्यूजन होते हैं। डू आस्क मी ऑन अ टेलीग्राम ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एटलीस्ट। जो भी बैरियर लगता है बैरियर पूछ के डाल देना, आई एम डैम श्योर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, दिस लास्ट थिंग, कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है मेजर्स टू ओवरकम दिस बैरियर। कम्युनिकेशन के साथ अब कैसे मेजर करेंगे, तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं, जितने भी पॉइंट्स लिखे थे उनको अच्छा कर दो, उनको भी इंप्रूव करो। कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसको इजी कर दो, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा रिजिड है उनको इजी कर दो। ठीक है, ये सब तो कॉमन है, जो उसके साथ निकल के आएंगे। अब कुछ और जनरल से देखते हैं। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेजेस, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज, थोड़ा समझ के पढ़ो मैसेजेस को। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर, इंश्योर फीडबैक, भाई तुम्हें मैसेज मिला बताओ भी सामने वाले को। कम्युनिकेट फॉर फ्यूचर, प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर, अभी के लिए और फ्यूचर के लिए भी एक साथ कम्युनिकेट कर दो कि ये है, इसके बाद क्या करना है। फॉलो अप कम्युनिकेशन, अगर तुमने किसी को कुछ बोला है वो फीडबैक देना दे, तुम्हारा काम भी तो है फॉलो अप लेना, कि मिला नहीं मिला भैया, समझ में आया नहीं आया। नहीं तो वो अपना एक मिथ बना के रहेगा कि मुझे जो मिला यही तो सही, मैं यही तो समझ पाया हूँ। Then be a good listener is one of the great thing. I think everyone in this world, everyone among the student community and teachers as well, a good speaker is always a good listener. ये बात याद रखना। तो तुम्हें सुनना बहुत जरूरी है लोगों को। If you're listening to someone, believe me, listening to everyone rather, you you actually are a good speaker. हो गई तुम by default good speaker. The next is clarity. Clarify the ideas before communicating. Communicate according to the need of receiver. ज्यादा भी मत बताओ उसको, कंफ्यूज हो जाएगा, chaos क्रिएट होता है। कंसल्ट होता बिफोर कम्युनिकेटिंग, सबसे पूछो फिर कम्युनिकेट करो। तो और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो जो तुम्हें लगता है कम्युनिकेशन करने से अच्छा है। रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला मैंने पॉइंट बताया है, इजी कर दो सिस्टम को, चैनल सही यूज कर लो। सो दिस इज हाउ चीजें इजी हो जाएगी। तो ये है वो चैप्टर। ट्रस्ट मी, लगता बहुत लेंथी है नहीं,
4 पॉइंट्स हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। मोटिवेशन में 2 पॉइंट है, लीडरशिप में 2 पॉइंट है, कम्युनिकेशन में भी 3 पॉइंट्स है। कम्युनिकेशन में है ना, एक तो तुमने एलिमेंट्स पढ़ा, एक तुमने पढ़ा कम्युनिकेशन के कौन कौन सी चीजें होती, 4 कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिए, और एक है कम्युनिकेशन के बैरियर्स को कैसे रिमूव करते हैं। सो 2+2+3 का पूरा चैप्टर है। कंफ्यूजन होता है जबरदस्ती। सो 2+2+3 के चैप्टर पढ़ लो, सुपरविजन पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका सिर्फ मीनिंग पढ़ लेना बहुत है, इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन सुपरविजन से पूछा ही नहीं गया। ठीक है, चलो। सो फिर डाउट्स के लिए टेलीग्राम डन है? नहीं हो टेलीग्राम पे अब तक, अगर ज्वाइन नहीं करा है तो भैया ज्वाइन करो ग्रुप्स पे, ताकि तुम लोग डाउट्स पूछो यार। अदरवाइज वी आर ऑल आर अवेलेबल फॉर यू द डाउट्स, पर पूछने का कोई कोई तरीका तो होगा, तुम ईमेल पे पूछो, बट आई थिंक टेलीग्राम इज मोर कन्वीनियंट फॉर द डाउट्स क्लियरिंग। ठीक है, चलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास इज पार्ट ए का लास्ट चैप्टर, दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है।